आज हम अपकृत्य विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मानहानि या जिसको हम डिफेमेशन कहते हैं, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ध्यान से अगर आप 5 मिनट देख लिए तो आपको मानहानि से संबंधित सारा मामला समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा या मान सम्मान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट अधिकार होता है जो उसकी संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान होती है। भाई, सामाजिक प्रतिष्ठा से मूल्यवान क्या हो सकती है? कहा गया है संपत्ति गया तो कुछ नहीं गया, मान मर्यादा गया तो सब कुछ गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस सामाजिक प्रतिष्ठा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता है और कानून भी इस अधिकार को मान्यता प्रदान करता है तथा उसको पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए इस अधिकार को लोकबंधी राइट इन रेम लोकबंधी अधिकार माना गया है जो समस्त संसार के प्रति मान्य होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार का आघात या हानि पहुंचाना मानहानि कहा जाता है। मानहानि की परिभाषा क्या है, आइए ये देखते हैं। हालांकि मानहानि की कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, किंतु जो विनफील्ड की परिभाषा है, विनफील्ड की परिभाषा सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया मानी जाती है। आइए देखते हैं विनफील्ड ने क्या परिभाषित किया है मानहानि को। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन के प्रकाशन को मानहानि कहा जाता है जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि में सामान्यतः गिर जाए या जिसके कारण उससे लोग कतराने लगे। कहने का मतलब, किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन के प्रकाशन को मानहानि कहा जाता है जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि में समानतः गिर जाए या जिसके कारण उससे लोग कतराने लगे। इसी को क्या कहते हैं? मानहानि। अब विनफील्ड की इस परिभाषा को अगर आप तोड़ करके इसके आवश्यक तत्व अलग करेंगे तब मानहानि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं मानहानि की आवश्यक तत्व। यदि मानहानि की परिभाषा का विश्लेषण करेंगे तो इसके निम्नलिखित आवश्यकता तो स्पष्ट होते हैं। क्या? वक्तव्य अपमानजनक होना चाहिए, वक्तव्य का संबंध वादी से होना चाहिए और वक्तव्य का प्रकाशन होना चाहिए। अपमानजनक वक्तव्य, उस वक्तव्य का संबंध वादी से और उसका प्रकाशन, ये 3 आवश्यक तत्व हैं जो साबित कर देने पर मानहानि का मुकदमा सफल हो जाता है। आइए पहला है जो आवश्यक तत्व उसको देखते हैं। वक्तव्य मानहानिकारक होना चाहिए। इसका क्या मतलब? वक्तव्य अपमानजनक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मानहानि के दावे में सफल होने के लिए वादी को सबसे पहले यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने ऐसे कथन का प्रकाशन किया है जो अपमानजनक है। कोई कथन अपमानजनक है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? कि समाज के विवेकशील सदस्यों द्वारा इसका क्या अर्थ लिया जाता है। यदि कथन का प्रभाव यह है कि समाज के विवेकशील व्यक्ति वादी से कतराने लगे या वादी ऐसे सदस्यों के नज़र में गिर जाए तो यह माना जाएगा कि कथन क्या था? मानजनक था और प्रतिवादी का यह तर्क कि उसका इरादा अपमानजनक वक्तव्य देने का नहीं था अस्वीकार कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मानहानि के मामले में आशय का महत्व नहीं होता। अगर आपने अपमानजनक कथन किया है उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किंतु यदि प्रतिवादी ने ऐसा कथन दिया है जो क्षतिकारक तो है किंतु अपमानजनक नहीं है तो वादी का दावा विफल हो जाएगा। यानी अपमानजनक कथन का होना सबसे पहले अनिवार्य है। इस पर एक केस है बहुत महत्वपूर्ण। इस केस का नाम है DPP वर्सेस मंजूलता का केस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानहानि के मामले में। आइए देखते हैं। DPP वर्सेस मंजूलता के मामले में एक दैनिक समाचार पत्र में झूठी और निराधार खबर प्रकाशित किया गया कि कालाल कॉलोनी के निवासी मोहन सिंह माली की 17 वर्षीय लड़की मंजूलता का कल रात 11 बजे कमलेश नामक एक युवक के साथ जो है अफेयर था, वह भाग गई। यह खबर तथ्यों पर आधारित नहीं थी तथा न ही पुलिस रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हुई थी। यह निर्धारित किया गया कि उक्त समाचार मानहानिकारक था क्योंकि इससे पिटिशनर मंजूलता और उसके माता पिता का समाज में रिश्तेदारी में जान पहचान में काफ़ी बेइज्जती हुई तथा उसके विवाह की प्रत्याशा में कमी हो गई। तो इस कथन को क्या माना गया?
अपमानजनक माना गया। अब मानहानि के लिए दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि कथन का संबंध वादी से होना चाहिए। पहला आवश्यक तत्व था कि कोई अपमानजनक कथन होना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि ऐसे कथन का संबंध वादी से होना चाहिए। मानहानि के दावे में सफल होने के लिए वादी को यह भी साबित करना होगा कि ऐसे मानहानिकारक कथन का संबंध वादी से ही है। यह आवश्यक नहीं है कि वादी को उसके पूर्ण नाम से संबोधित किया गया हो उस हानिकारक कथन में। ध्यान देना चाहिए मानहानिकारक कथन संक्षिप्त नाम, हास्य चित्र, व्यंग्यात्मक कथन, अभद्र संकेत किसी भी रूप में हो सकता है, बशर्ते न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो किससे कि ऐसे कथन को समाज के विवेकशील व्यक्ति वादी के संबंध में समझते हैं। आइए देखते हैं, इसका एक उदाहरण है। इस पर एक वाद है बहुत महत्वपूर्ण। इस वाद का नाम है हल्टन वर्सेस जोन्स। इस वाद में प्रतिवादी ने एक काल्पनिक हास्य चित्र के माध्यम से एक काल्पनिक आर्टिमन जोन्स नाम के एक व्यक्ति को एक चर्च का पादरी दिखाया था और उसका अनैतिक संबंध एक महिला से दिखा दिया। उसको इस बात का भी भान नहीं था कि ऐसा आर्टिमन जोन्स नाम का कोई व्यक्ति होगा और उसके साथ यह किसी महिला से उसका संबंध संयोग से निकल आएगा। वादी का नाम आर्टिमन जोन्स था तथा लोगों ने उस हास्य चित्र को वादी से जोड़कर समझा, जिससे वादी की काफ़ी बदनामी हुई। न्यायालय ने प्रतिवादी को दायी ठहराया। तो ध्यान देना चाहिए कि मानहानि के लिए कथन अपमानजनक होना चाहिए और उसका संबंध वादी से होना चाहिए। वादी से है कि नहीं है, यह सामान्य लोग क्या समझते हैं, न्यायालय भी यही देखता है। आगे कथन का प्रकाशन होना चाहिए। प्रकाशन ही मानहानि की अपकृत्य की आधारशिला है। प्रकाशन का अर्थ वादी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मानहानिकारक कथन से अवगत कराना होता है। यदि मानहानिकारक कथन को सीधे वादी के पास भेज दिया जाए तो इसे प्रकाशन नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने प्रति लिखे गए अभिलेख का प्रकाशन नहीं कर सकता। प्रकाशन के लिए निश्चित रूप से एक तीसरे व्यक्ति का होना आवश्यक है। यदि अपमान लेख बंद लिफाफे में रखकर वादी के पास रजिस्ट्री कर दिया जाए तो उसे प्रकाशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि तीसरा व्यक्ति उसको नहीं पढ़ा, सीधे वह पेपर उसी के पास आया, उसी ने खोला, उसी ने पढ़ा, यह मानहानि का प्रकाशन नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन यदि मानहानिकारक शब्दों को तार या पत्रों के माध्यम से भेजा जाता है तो यह प्रकाशन हो गया, क्योंकि इसी दशा में यह पोस्ट ऑफिस के प्राधिकारियों द्वारा पढ़ा जा सकता है, भले ही यह न साबित हो सके कि वो पढ़ा गया था कि नहीं पढ़ा गया था। ध्यान देना है, कॉमन लॉ में पति पत्नी को एक माना जाता है, अतः पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध आरोप की सूचना देना प्रकाशन नहीं माना जाएगा। किंतु भारत में पति पत्नी मानहानि के अपकृत्य के अलग अलग माने गए हैं और एक के बारे में दूसरे को सूचना प्रकाशन माना जाता है। भारत में मानहानि के नियम और कठोर हैं। इसका मतलब, आइए इस पर एक केस है, देखिए, महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद के वाद में प्रतिवादी ने एक मानहानिकारक पत्र उर्दू में लिखकर वादी को भेजा। वादी उर्दू नहीं जानता था, अतः उसने तीसरे व्यक्ति से पढ़वाया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया, क्या निर्धारित किया, यद्यपि प्रतिवादी दायी नहीं था, प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया जब तक कि वह न साबित हो जाए कि वह पत्र को लिखते समय प्रतिवादी यह जानता था कि वादी को उर्दू का ज्ञान नहीं था, अतः पत्र तीसरे द्वारा पढ़ा जा सकता है। कहने का मतलब इस बात में तथ्य ये था कि एक व्यक्ति ने उर्दू में पत्र लिख करके दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अब यहाँ यह निर्भर करेगा क्या वह व्यक्ति जानता था कि वह उर्दू जानता है कि नहीं। अगर वो जानता है कि उर्दू नहीं जानता, वो तीसरे व्यक्ति से पढ़वाएगा तो मानहानि है, कारक है, कथन माना जाएगा, प्रकाशन माना जाएगा। लेकिन यदि वह जानता है कि उर्दू वह जानता है, वही पढ़ेगा, तो यह यहाँ मानहानि का मामला नहीं बनता है। इसमें कहने का मतलब यही था। अब आइए मानहानि के प्रकार देख लीजिए। आंग्ल विधि के अंतर्गत मानहानि के निम्नलिखित दो प्रकार हैं। एक अपलेख जिसे लिखित मानहानि कहते हैं और एक होता है अपवचन जिसे शाब्दिक मानहानि कहते हैं। अपलेख क्या होता है, जिसको हम लाइबेल कहते हैं, लिबेल भी कहते हैं, क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। अपलेख या लिखित मानहानि, जब प्रतिवादी वादी के विरुद्ध मानहानिकारक कथन का प्रकाशन आँखों को संबोधित किए जाने वाले माध्यम जैसे लिखित रूप से छपे हुए चित्र, फोटो, फिल्म, कार्टून, व्यंग्य चित्र, पुतला आदि माध्यम से करता है तो इसे अपलेख मानहानि कहा जाता है। यानी अगर अब मानहानि इस प्रकार का है कि आँखों से देखा जाए
किसी फिल्म के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, तब इसे मानहानि किस प्रकार की मानहानि कहेंगे? अपलेख या लिखित मानहानि कहेंगे। आगे देख लीजिए, अपलेख स्थायी प्रकृति के मानहानि माने जाते हैं, इसलिए ये स्वतः अनियोज्य होते हैं। लिखा हुआ मिल गया, अपमानजनक है, वादी से संबंध है, तो हाँ स्वतः अनियोज्य है, तुरंत न्यायालय इसको मानहानिकारक मानेगा। अपवचन, जब प्रतिवादी वादी के विरुद्ध मानहानिकारक कथन का प्रकाशन कानों को संबोधित किए जाने वाले माध्यम जैसे मौखिक शब्दों, अव्यक्त ध्वनियों, संकेतों आदि से करता है तो इसे अपवचन द्वारा मानहानि कहा जाता है। ये अस्थायी प्रकृति की मानहानि है और स्वतः अनियोज्य नहीं होते जब तक यह न सिद्ध कर दिया जाए कि उसका संबंध कि ऐसे अपवचन से वादी को वास्तविक क्षति हुई है। यानी अपलेख एक कठोर मानहानि है और अपवचन एक साधारण मानहानि है। इसमें अनेक तथ्यों को सिद्ध करना पड़ता है। अपलेख और अपवचन में अंतर क्या होता है आप देखते ही हैं, आपने देखा ही अपलेख और अपवचन। अपलेख में स्थायी तथा लिखित मानहानि होती है, अपवचन में स्थायी और लिखित मानहानि नहीं होती है। अपलेख अपराध और अपकृत्य दोनों श्रेणी में आता है, अपवचन अपराध केवल सिविल अपकृत्य है, अपकृत्य का मामला आता है, अपवचन का जो है अपराध का मामला नहीं होता है। तो अपलेख प्रत्येक दिशा में अनियोज्य होता है, प्रत्येक दशा में स्वतः अनियोज्य होता है अपलेख, लेकिन जो है अपवचन के मामले में सिद्ध करना होगा कि जो है मानहानिकारक कथन है उससे वादी को क्षति पहुंची है। तो संभवतः आपको ये मानहानि के संबंध में कुछ बातें जरूर समझ में आई होंगी। धन्यवाद।